नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे से जुटे होंगे, क्योंकि यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी के एग्जाम और आपके साथ एग्जाम है जो डीआरडीओ एमटीएस का, इन सभी के एग्जाम अगर हम बात करें तो आने ही वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को नई तरीके से करेंगे और बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में नहीं, कुछ तो हम करेंगे ही। उससे पहले भी हम आपके साथ में कई वीडियो साझा कर चुका हूं, तो इसलिए आज हम आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कुछ तो हम पहले कर चुके हैं, कुछ आज हम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ नहीं, आज हम सीखेंगे बहुत कुछ, ये आप याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 248। ठीक है, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, लेता हूं मैं पेन और इसको लगा देते हैं हम। राइट आंसर कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 248। ठीक है, इसमें क्या है, जो अवशिष्ट शक्तियां है ना वो केंद्र में निहित है या केंद्र के पास है, ये आप याद रखना। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, या 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई? तो वो हुआ था प्रथम संविधान संशोधन। अब बात रहेगी ये प्रथम संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ? तो वो हुआ था 1951 के अंदर। ठीक है, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ठीक है, यहां पर ही बात हो गई। अब हम आते हैं 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1976 में। अगर हम बात करें यहीं पर 44वां, तो वो हुआ 1978 के अंदर। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़े ऐसे हो गई है लिखने में, याद रखना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके अंदर संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसके बारे में अगर आप चाहोगे, आप की अगर रिकमेंडेशन होगी तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, और इससे याद रखना आप, इसके द्वारा ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी क्यों बोला, और इसमें 3 शब्द और जोड़े गए। जो 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें ना प्रस्तावना के अंदर भी चेंज हुआ। प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड कौन से थे? अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। ये 3 वर्ड संविधान की प्रेम्बल के अंदर जोड़े गए या प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जरूरत क्या हुई पता? क्यों जरूरत महसूस हुई? 19 इससे रिलेटेड पता किससे है? अगर हम बात करें 1975 जो इमरजेंसी लगाई गई थी ना, उसके बाद ये संविधान संशोधन हुआ था। तो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, तो इसलिए इसमें बहुत सारे काफी चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय, ठीक है, या आदेश, निर्णय मतलब डिसीजन, आदेश मतलब ऑर्डर, का पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन से मतलब रिव्यू। अगर वो कोई भी डिसीजन देता है, ऑर्डर देता है, तो उसका पुनरावलोकन भी कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, या किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है? तो हम बात करेंगे, यह व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 137 में। किसमें? अनुच्छेद 137 के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय अगर कहीं पर आता है और उससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाता है, तो आर्टिकल रहेगा 124। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के फर्स्ट CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन से थे? वो थे HJ कानिया। यह याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, HJ कानिया। करंट में कौन से हैं? वर्तमान CJI कौन है? वो रहेंगे आपके N वेंकट रमन। ठीक है, N वेंकट रमन। आपको अगर नहीं आता तो मैं इधर लिख देता हूं। N, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, कोशिश करेंगे। ठीक है, N वेंकट रमन वर्तमान CJI हैं, ये याद रखना आप सभी लोग। ठीक है, आगे चलें।
अच्छा, अगर बात की जाए यहीं पर, यहीं से याद कर लेते हैं, अगर बात कही जाए HC, हाई कोर्ट कितने हैं 25। हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है, तो इसका इससे रिलेटेड देखो 2, ये 124 है, वो 214 है, ये आप याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगर कोई विधेयक है, ठीक है, वो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में जाकर पास नहीं हो पाया, ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिली, वोट कम मिले, पास नहीं हुआ, रद्द हो गया, या फिर राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में जाकर रद्द हो गया। क्योंकि विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, कोई भी फाउंडेशन नहीं है कि पहले लोकसभा में ही होगा, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, ऐसा नहीं है। आप राज्यसभा में भी पहले जाकर पास करा सकते हैं, उसके बाद लोकसभा में उस पर जाकर बहस कर सकते हैं, आप उसे पास करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसा है कि राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी एक ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे, किसकी, लोकसभा मेंबर्स की प्लस राज्यसभा मेंबर्स की, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाएंगे और वहां पर वोटिंग कराकर उस बिल को पास कराया जा सकता है, ठीक है, ये व्यवस्था दी गई है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर विधेयक संविधान में संशोधन से रिलेटेड है, संविधान में संशोधन की बात करें तो कौन सा आर्टिकल रहेगा, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन से रिलेटेड अगर कोई भी विधेयक है और वो उस ऐसा हो रहा है उसके साथ कि वो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में जाकर रद्द हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये आप याद रखना। अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगर लोकसभा कहीं पर आपसे आता है और पूछा जाता है तो आर्टिकल कौन सा रहेगा, बताइए। अच्छा, राष्ट्रपति का नाम आया तो आर्टिकल, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 52, ठीक है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल बनेगा आपका 81। राज्यसभा से अगर हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल रहेगा, तो रहेगा 80। अगर हम संसद की यही बात करें कि संसद से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल रहेगा, तो आर्टिकल रहेगा 79, ये आप याद रखना। अब हमने कितने सारे आर्टिकल यहाँ पर देखे, अनुच्छेद, ज्वाइंट सेशन, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, संसद 79 आर्टिकल, राष्ट्रपति 52 आर्टिकल एंड संविधान संशोधन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 368। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आर्टिकल हमने एक क्वेश्चन में याद कर लिए। इसलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, बहुत क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे इन 15 क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है आपका 124, ठीक है, 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर हम यही बात करें कि 213, तो ये आर्टिकल रहेगा राज्य में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213, ये बात आप याद रखना। संघ की कार्यपालिका शक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52, सिंपल है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में बताया गया आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति के द्वारा, उनके कार्यों में 53 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आर्टिकल 53, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कितनी संख्या थी, बताओगे आप, तो इसका राइट आंसर है 7, ठीक है। प्रारूप समिति में कितनी सदस्य संख्या थी, तो इसका आंसर रहेगा 7। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त या नामांकित कौन करता है, बताओगे आप, ये करती है केंद्र सरकार। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 से मतलब समझते हो, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति क्या रहेगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब रहेगा, जब
राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल है, सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है, विद्रोह हो गया है, ठीक है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ठीक है, और राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी, ठीक है। राज्य को किस तरीके से चलाना है वो केंद्र डिसाइड करेगा। के क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? किसी राज्य के अंदर अधिकतम पूछा है, अधिकतम कितनी बार लगाया सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आपातकालीन अनुच्छेद से रिलेटेड कितने हैं? 352, 360, 356। अगर हम इसके बाद बात करें तो है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और हम बात करें 360 के बारे में तो यह है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और ये रहेगी आपकी राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये आप याद रखना। ये 3 आर्टिकल और हो गए, इन तीनों आर्टिकलों का भी याद रखना। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है बताओगे? नहीं पता? ठीक है, बता देते हैं। लोकसभा के प्रति। यह राज्य नहीं, इसका नाम मंत्रिपरिषद। ठीक है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक, भारत के अंदर बात की जा रही है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? जनता। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। लोकसभा को और क्या बोला जाता है? लोकसभा के बारे में आर्टिकल अभी हमने बताया था, आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल था 81। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा, तो आर्टिकल 80। इसको क्या बोला जाता है? इसको प्रतिनिधि सदन भी बोला जाता है, प्रतिनिधि सदन। ठीक है, इसको लोअर हाउस, निचला सदन भी बोला जाता है, इसको अपर हाउस। ठीक है, इसको अपर हाउस ही बोला जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। लेकिन अगर हम बात करें ना, इसको प्राथमिक सदन भी बोला जाता है, और इसको द्वितीय सदन। अब आप सोच रहे होंगे जी कि ये अपर हाउस है तो इसको प्राथमिक क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि अगर लोकतंत्र में बात करें तो प्रथम कौन है? इसको समझो कि अगर प्रथम सबसे कौन है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख, या सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले जनता। और जनता, और लोकसभा के अंदर सदस्य कहां से चुने के जाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव से, जनता चुनाव करती है सीधे, इसलिए इसको प्राथमिक सदन बोला जाता है। किसको? लोकसभा को। और राज्यसभा को बोला जाता है द्वितीय सदन। याद रखना, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता है, क्योंकि लोकतंत्र की एक ही है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के ऊपर शासन। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आर्टिकल कौन सा रहेगा? आर्टिकल 29। ठीक है, याद रखना। कहीं भी घूमने का अधिकार, ठीक है, बोलने का अधिकार, आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29। अगर हम आर्टिकल 29 के बारे में बात करेंगे ना, तो आर्टिकल 29 है धर्म से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? आर्टिकल 343।
निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है कौन सा? अभी मैंने बताया था जनता द्वारा कौन सा? लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से सदन है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बताओगे कौन थे? नहीं बताओगे? चलो हम बता देते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण समझ में आया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, याद रखना।